हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम्स मंत्रा में। मैं रोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा, सीडीपी जो हमारा साइकोलॉजी है ये कहाँ से आया, ठीक है ना। साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा जाना, जैसे कि साइकोलॉजी जो शब्द है, ठीक है ना, जैसे कि साइकोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड्स साइक प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साउल, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। इसके बाद हमने जाना कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में विलियम वुंट ने ठीक है ना, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में की। इसके बाद हमने सीखा कि 1890 में विलियम्स जेम्स, जिसको कि साइकोलॉजी का फादर भी बोलते हैं, विलियम्स जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा कि 1892 में जो स्टैनले हॉल इन्होंने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना की। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन, यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना 1892 में स्टैनले हॉल ने की। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। इसके बाद हम आज आगे देखेंगे, ठीक है ना, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कि जो हमारे साइकोलॉजी के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं और क्या है। तो देखो, सीधी सी बात है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, सबने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, ठीक है ना, कि साइकोलॉजी क्या है, किसका अध्ययन है। सभी वैज्ञानिकों के अपने अपने विचार थे, उन्होंने अपने अपने विचार दिए और इसी के आधार पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का कि जो है कि इसमें काफ़ी थॉट्स आए, सभी ने अपने अपने विचार दिए, तो एक हिसाब से उन थॉट्स को हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के। तो इसमें देखते हैं पहले कि क्या है, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं आज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले एक और थोड़ा बिंदु देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1916, भारत में सबसे पहले 1916 में 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भारत के अंतर्गत, ठीक है ना, भारत में मनोविज्ञान की पहली जो है, मनोविज्ञान का मगर पहला विभाग कह दें, पहला विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय में एस.एन. सेन गुप्ता ने इस विभाग की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में। तो इससे ये भी एक प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान विभाग था की स्थापना किस विद्यालय में की? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कब की गई? 1916 में। किसने की? एस.एन. सेन गुप्ता ने। इसके बाद आज हम आपका आज का जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करते हैं।
देखो काफ़ी संप्रदायों की स्थापना हुई। इसमें जो पहला संप्रदाय था वो था स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। जो मनोविज्ञान का पहला जो संप्रदाय है संरचनावाद, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है संरचनावाद। इसमें होता क्या है, और इसके जो प्रोपाउंडर थे जिन्होंने उसको प्रोपाउंड किया था, यानी कि इसके जो प्रवर्तक थे वो थे विलियम वुंड, और इन्हीं के एक शिष्य थे टिचनर। ठीक है ना। तो अगर पूछता है कि संरचनावाद की स्थापना किसने की थी, और उसमें अगर टिचनर ऑप्शन में है तो हम सबसे पहले टिचनर में जाएंगे, अगर टिचनर नहीं तो इसके बाद हम विलियम वुंड को चुनेंगे, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। ये थे कौन, इन्हीं के शिष्य थे ईबी टिचनर। ठीक है ना, इनका पूरा नाम था ईबी टिचनर। तो टिचनर को हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और विलियम वुंड इन्होंने जो अपना बताया, इन्होंने मनोविज्ञान को संरचनावाद के रूप में प्रस्तुत किया, और इन्होंने कहा, इन्हें चेतन मन की बात की इन्होंने। ठीक है ना, चेतन मन की बात की, और इन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के माध्यम से उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लो कि अगर हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका हम स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना, इसके गुण क्या होंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उसके यानी संरचना के माध्यम से हम उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये बात इस संरचनावाद के अंतर्गत कही गई। ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं, पहला था तो इसको एक यहाँ से ऑप्शनल बन जाता है कि ये फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, और इसमें इन्होंने जो अध्ययन किया तो इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि इसका मतलब होता है अंतर्मुखी के, ठीक है ना, ये होता है। और ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी का, ठीक है ना, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो ये पॉइंट याद रखना है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने बताया कि हम समस्या को उसके स्ट्रक्चर के माध्यम से, किसी के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये थोड़ा सब्जेक्टिव थी ये, ठीक है ना। इसको बाद में क्या हुआ कि इस संप्रदाय को कि क्रिटिसाइज किया गया, और इसकी जो कमियां बताई गई वो बताई गई कि ये थोड़ा सब्जेक्टिव है। ठीक है ना, और दूसरा इन्होंने ये बताया ये सब्जेक्टिव, ये इसके क्रिटिसिज्म है। ठीक है ना, क्रिटिसाइज, ठीक है ना, क्रिटिसाइज किया गया कि ये सब्जेक्टिव है। और इसमें दूसरी जो कमी थी, इन्होंने कहा था कि किसी एक भी जो हमारा उद्दीपक है, स्टिमुली है, या किसी एक ही पर्सन के बारे में देखकर कई व्यक्ति अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो ये होता है कि सभी के विचार, स्टडी इसी को बोलते हैं कि जब हम किसी विषय में स्टडी करें तो सभी के विचार लगभग एक से होने चाहिए। लेकिन हम किसी को देखकर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से उसकी कल्पना कर सकता है या उसके बारे में बता सकता है। तो ये संरचनावाद की सबसे बड़ी कमियां थी, ये सब्जेक्टिव था, और कई यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में जो जितने भी लोग हैं, कई लोग अपने अपने प्रकार के अलग अलग प्रकार से उसकी अवधारणा दे सकते थे। ये दूसरी एक क्रिटिसिज्म हुई। तो संरचनावाद पहला था, ये फर्स्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है इसको। और ये इंट्रोस्पेक्शन, ये थोड़ा अंतर्मुखी होता है,
और इन्होंने कहा कि हम स्ट्रक्चर के माध्यम से अध्ययन करते हैं, ये सब्जेक्टिव होता है। और दूसरी कि एक ही विषय वस्तु के बारे में जितने लोग होंगे अपनी अलग अलग सबकी राय हो सकती है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद दूसरा संप्रदाय आता है स्ट्रक्चर के बाद में। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है कि पहला संप्रदाय कौन था साइकोलॉजी का, तो आपको याद रखना है कि वो था संरचनावाद। ये था कैसा, ये थोड़ा अंतर्मुखी था। इसका क्रिटिसाइज क्या था कि ये एक ही विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, और ये सब्जेक्टिव था, जबकि होना कैसा चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये चेतन के आधार पर इन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की थी। इसके बाद दूसरा होता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म इसको बोलते हैं प्रकारवाद। प्रकारवाद, ठीक है ना, प्रकारवाद था। और इसके जो संपादक थे या प्रवर्तक थे, उन मनोवैज्ञानिक का नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। और ये इनके प्रमुख, यानी कि पहले इनको एक हिसाब से हम इसको भी देखें तो इसके भी दो संपादक थे, प्रवर्तक थे, इसको भी देखना है। तो विलियम जेम्स ये थोड़ा थे अनौपचारिक रूप से इनको कहा जाता है, अनौपचारिक रूप से, ठीक है ना। ये इसके क्या थे, संपादक थे। एक कर्र करके HA कर, ऐसा यही है, HA कर रही है शायद, ठीक है ना। ये इसके संपादक माने जाते हैं। और इन्हीं फंक्शनलिज्म से ही जुड़े थे आपके जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी से जुड़े हुए थे। तो HA कर ये इसके औपचारिक रूप से इसके संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलता है आपको देखने को, विलियम जेम्स। तो हम याद रखेंगे सीधा सा कि प्रकारवाद क्या था कि संस्थापक थे विलियम जेम्स। और दूसरी बात, ये लाया गया था किसके विरोध में लाया गया था, ये लाया गया था संरचनावाद के विरोध में, स्ट्रक्चरलिज्म। इसने संरचनावाद के विरोध में ये लाया गया था। और इन्होंने कहा कि हमें ये पता करना है कि कोई कैसे फंक्शन करता है, ठीक है ना, कोई फंक्शन कैसे करता है, इसमें इन्होंने मेन बात की। तो इसका सीधा से क्वेश्चन बनता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो विलियम जेम्स और जो जॉन ड्यूवी से संबंधित थे। और HA कर ये ऐसे औपचारिक रूप से यही संस्थापक थे, जैसे कि उसके विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की, लेकिन उनके चीज़ को माना जाता है टिश्नर को वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक इसके वास्तविक रूप से HA कर थे, लेकिन अभी तक यही प्रश्न में आता है प्रकारवाद के, अगर कोई जनक पूछे जाते हैं, संस्थापक पूछे जाते हैं, तो उसमें विलियम जेम्स का नाम पहले आता है। ये किसके विरोध में आया था, ये संरचनावाद के विरोध में आया था। इन्होंने फंक्शन कि कोई कैसे कार्य करता है उस पर इन्होंने आधारित अवधारणा दी थी कि हम ऐसे किस स्ट्रक्चर के माध्यम से अध्ययन नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उसके फंक्शन के बारे में ना पता कि वो कार्य क्या करता है, तब तक हम अध्ययन नहीं कर सकते। इन्होंने काउंटर किया था संरचनावाद को, पूर्ण रूप से कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि हम किसी के स्ट्रक्चर से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के बारे कैसे हम जाने, देखना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर तो देख स्ट्रक्चर के बारे में से हम कैसे पता लगाए कि बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। देखने में तो बहुत अच्छा सुंदर है, लेकिन वो काम कैसे करता है, ठीक है ना, उसकी क्रियाएं क्या हैं, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उसके मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं जान सकते हैं। तो इन्होंने काउंटर किया डायरेक्ट संरचनावाद को और कहा कि हमें उसके फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये दूसरा संप्रदाय आता है।
ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि ये गुफश था सेकेंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इससे बनता है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना, कि ये किसको एनकाउंटर करता है, किसके विरोध में लाया गया था, फंक्शनलिज्म को, प्रकारवाद को, तो वो संरचनावाद के विरोध में लाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। फंक्शन से हम समझ सकते हैं किसी के कार्य, ठीक है ना। जब तक हम किसी कार्य को नहीं समझेंगे कि क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, तब तक हम उसके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। किसी के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्या काम कर सकता है, कैसे करता है, ठीक है ना, ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसके एनकाउंटर में, इसके विरोध में लाया गया था संरचनावाद के। तो एक ये यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है। इसका क्वेश्चन मेनली ये इम्पॉर्टेंट तो ये भी है संस्थापक, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये फंक्शनलिज्म को किसके विरोध में लाया गया, ये किसको काउंटर करता है, तो संरचनावाद को काउंटर करता है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है तीसरे थे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद या व्यवहारवाद से पहले हम तीसरा देखते हैं। 8 हम संप्रदाय की अध्ययन करेंगे, तो आज 4 संप्रदाय के अध्ययन करेंगे और अगले आने वाले समय में अगली जो वीडियो आएगी उसमें 4 संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। आराम से पढ़ना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। समझ में ना आए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, तो मैं जब इससे संबंधित इसका जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें इस वाले वीडियो में जो कमियां होंगी या आप जो बताएंगे कि समझ में नहीं आया, तो मैं उसको उसमें कवर कर दूंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन होकर आराम से पढ़िए और बस, ठीक है ना। तो तीसरा अगर हम बात करते हैं तो आता है साइको एनालिटिकल। इसके जो संस्थापक थे सबने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, ठीक है ना। और जो इसके संस्थापक थे सबको पता होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं और इनके शिष्य थे सिगमंड फ्रायड के C.B. युंग, इनको या जुंग भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, युंग। तो ये 2 लोग इससे संबंधित थे, लेकिन इसके जो संस्थापक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। अब अगर सिगमंड फ्रायड की बात करें तो इन्होंने बताया कि जो हमारा मन है, ठीक है ना, जो हमारा मन है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इद, ईगो, सुपर ईगो। ये सबने पढ़ा होगा। और इन्होंने ही सिगमंड फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड अगर अभी हम इसको जब सिगमंड फ्रायड को अलग से पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में बस थोड़ा ही जान लेते हैं कि इन्होंने कहा कि जब हम कुछ गलत मुंह से निकल आता है, ठीक है ना, या हम जो स्वप्न देखते हैं वो किस आधार पर क्यों देखते हैं, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था सिगमंड फ्रायड ने। तो और इन्होंने माइंड को बताया कि 3 एलिमेंट से बनकर बना है, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद जो होता है वो इच्छा के आधार पर काम करता है, जो हमारा मन है वो चाहिए हमको, ठीक है ना, हमको चाहिए, इद को बस इतना ही। और इद जो होता है ना, ये बाय बर्थ होता है। जब
सिगमंड फ्रायड के बारे में अध्ययन करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और ऐसे समझाऊंगा कि सिगमंड फ्रायड आज तक हो सकता है आपने कभी पढ़ा ना हो, और एक बार में बिल्कुल जो सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन बनेंगे एक बार में बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे, ये गारंटी मेरी है, ठीक है ना। ये इद जो होता है वो बाय बर्थ होता है, ठीक है ना, जन्म से ही होता है, और ये इच्छा पे काम करता है कि हमें जो चाहिए वो बस चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो इसमें जो दबित इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, जो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो इच्छाएं इसमें इद के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है ईगो, ये रियलिटी पर काम करता है, वास्तविकता क्या है उसके आधार पर काम करता है। रियलिटी वास्तविकता के आधार पर काम करता है। ये ना तो ज़्यादा ज्ञान बांटता कि अभी चाहिए, और ऐसा कि हाँ इसको ये है कि अगर चॉकलेट मान लो खाने का, तो इद कहेगा कि मुझे अभी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी काम हो इद कहेगा अभी। ईगो आएगा, ये कहेगा कि थोड़ा अच्छा एक पीस खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक पीस। सुपर ईगो की बात करें हम, तो सुपर ईगो की जब बात करते हैं तो ये नैतिकता पे, मोरालिटी पे काम करता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम समझाएं नैतिकता पर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम चॉकलेट को ही लेते हैं, ठीक है ना। तो चॉकलेट की अगर हम बात करें, चॉकलेट भाई खाने का मन हो रहा है, ठीक है ना, तो अब होगा क्या किसी का, तो इद कहेगा कि हमें तुरंत क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तुम मान लो तुमको है शुगर, तुमको है शुगर, लेकिन इद का मन हो रहा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। जब तलब लगती है ना तो समझ लो इद काम कर रहा है अपना। बाद में ईगो आ गया, ठीक है ना, ईगो ने कहा चलो यार थोड़ा खा लेते हैं, यानी कि हमें प्रॉब्लम तो है, शुगर तो है, लेकिन चलो एक पीस खा लेते हैं। वह अब आ गया सुपर ईगो, इसने तुरंत इसको बेटा कंट्रोल, तुमको शुगर है तुम्हें नहीं खाना है, ठीक है ना। तो ये नैतिकता की बात करता है, ये वास्तविकता की बात करता है, और ये इसको बस चाहिए। तो दमित इच्छाएं जो भी होती हैं सब इसी में होती हैं। और इन्होंने जो वर्ड दिए था वो एक था लिबिडो, लिबिडो, ये भी हमारी काम वासना संबंधित है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो, ठीक है ना, इसी पे ज़्यादा काम किया था, सेक्स वगैरह पर, कि इसको हम जब सिगमंड फ्रायड की बात करेंगे तब अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा मनोविश्लेषणवाद, जो तीसरा हमारा संप्रदाय है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया, और इसके अन्य जो समर्थक थे वो सी.वी. युंग थे। बाद में सी.वी. युंग अलग हो गए थे, क्योंकि ये इनके विचारों से कहीं ना कहीं वो करते थे, शिष्य तो जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचारों से असहमत रहते थे, क्योंकि इन्होंने इतना काम को लेकर, कामुकता को लेकर इतना ज़्यादा इन्होंने काम कर दिया, ठीक है ना। सेक्सुअल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया, यानी कि बात की, तो इनके विचारों से असहमति रखते थे सी.वी. युंग। और इन्होंने ही बताया माइंड को हमें कि जो माइंड होता है वो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन में डिवाइड होता है। जो चेतन मन होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 10% होता है, 10% होता है चेतन मन, और जो बाकी होता है वो अचेतन मन होता है, ठीक है। अचेतन मन, अचेतन मन को ही उन्होंने अर्धचेतन में और अचेतन में डिवाइड कर दिया था। तो इस 3 प्रकार के, यानी कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन 3 में डिवाइड करते हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है वो अचेतन को दिया है। अचेतन, अर्धचेतन क्या होता है कि कोई ऐसी इच्छाएं कि जो कि वो अचेतन मन में जा तो चुकी हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा भी जोर डालते हैं उन तो वो यादें वापस आ जाती हैं। चेतन तो हम वो चीज़ें जो हमारे दिमाग में परमानेंट चलती रहती हैं, जिनको भूलते नहीं हैं। और एक होता है अचेतन कि इनमें बहुत चीज़ें दबित इच्छाएँ मान लो जो यहाँ थी एक हिसाब से, कि हम उनको दबा देते हैं,
जो हमें दुख देती हैं, दर्द देती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी इच्छाओं को उसमें रखते हैं। तो इद ईगो, सुपर ईगो मोरालिटी, ईगो रियलिटी, इद इच्छा, और इद होता है बाय बर्थ, लिबिडो भी इससे संबंधित है। और इन्होंने ही जो इलेक्ट्रा और ओडिपस, इलेक्ट्रा एंड ओडिपस जो ग्रंथि है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। इन्होंने क्या बताया है, और ये एक स्टेज होती है फैलिक स्टेज, ठीक है ना, जीवन की लाइफ की एक फैलिक स्टेज होती है। उस स्टेज में जो इलेक्ट्रा और ओडिपस का हमारे शरीर में निर्माण होता है। ये काम क्या करती हैं, इन्होंने बताया सिगमंड फ्रायड ने कि जो इलेक्ट्रा होती है, तो इलेक्ट्रा के माध्यम से जो शिशु होता है, नवजात शिशु, वो अपने, ठीक है ना, वो अपने जो इलेक्ट्रा में बताया कि जो लड़की, नवजात शिशु होता है, शिशु अगर लड़की है तो वो अपने पिता को ज़्यादा पसंद करती है, और जो लड़का है वो अपनी माँ की ओर ज़्यादा आकर्षित रहता है। इनका मतलब दूसरा था। ये इन्होंने बात क्यों कही थी वो हम जब सिगमंड फ्रायड को पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लो कि इलेक्ट्रा में जो लड़की होती है, इलेक्ट्रा, यहाँ नाम से ही थोड़ा लड़की की वो आ रही है कि इलेक्ट्रा लड़की, थोड़ा ना, तो लड़की संबंध कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रा के माध्यम से जो लड़की होती है वो अपने पिता को ज़्यादा पसंद करती है, और जो ओडिपस ग्रंथि से जो लड़का होता है वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करता है, या माँ से ज़्यादा प्यार करता है। और ये आप सभी लोग जानते भी हैं, क्योंकि जो बात पिता यानी जो लड़की होगी वो अपने पापा से ज़्यादा कनेक्ट रहती है, और जो लड़का होता है वो माँ की तरफ। तो इन ग्रंथियों का थोड़ा सिगमंड फ्रायड के अनुसार इनका वो काम है। और ये किस अवस्था में विकसित होती हैं, वो फैलिक स्टेज पे होती है। बाद में हम बात करेंगे ओरल, एनल, फैलिक, ये स्टेजें जो हैं इसके बारे में बाद में बात करते हैं जब सिगमंड फ्रायड की। अभी इसके बारे में बताया स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का जो थर्ड स्कूल है वो है मनोविश्लेषणवाद, और इसका जो स्थापना की सिगमंड फ्रायड। अब एक और हम स्कूल की बात करते हैं, व्यवहारवाद, ठीक है ना। आज 4 हम स्कूलों की बात करेंगे, और अगली वीडियो में फिर 4 स्कूलों की बात करेंगे। तो लास्ट देख लेते हैं। और अब बचते हैं चौथे में, ये है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। ये आर है, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। सबको पता है संस्थापक कौन, जेबी वाटसन। अगर कोई पूछता है संप्रदाय की स्थापना कब हुई तो बता देना 1913 में। 1913 में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की, और इसके अन्य समर्थक जो थे, जो प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, वो स्किनर का इसमें सबसे पहले नाम आता है, ठीक है ना। थे तो सभी, पावलव भी इसी के थे, थॉर्नडाइक भी इसी के थे, तो थे तो ही सही सभी, लेकिन स्किनर का प्रमुख रूप से नाम व्यवहारवाद में सबसे पहले लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी 20वीं सदी के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक जो हैं वो स्किनर है। अब व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद जो स्कूल है वो ये कहता है कि हम किसी, देखो, ना तो हम किसी के मन के बारे में जानते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, ना तो हम आकृति से, किसी की आकृति के देखकर उससे क्या लगा सकते हैं अर्थ कि ये क्या है। इन्होंने कहा कि हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति है या जब जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार को हम ऑब्जर्व करते हैं। इन्होंने कहा ना तो हम मन को देख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के व्यक्ति को जो व्यवहार है उसको देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना, देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और इसी के आधार पर हम माप भी सकते हैं कि वो कैसा बंदा होगा। यानी हम किसी के व्यवहार के आधार पर उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है,
व्यवहारवाद। इन्होंने सीधा कहा कि ना तो हम माइंड को देख सकते हैं, ठीक है ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, आपका मन कैसा है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप हमारे प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। आप किसी के प्रति, अगर आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, और जब आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को तो नहीं पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप बहुत गुस्से में गए हों, लेकिन आपने उस गुस्से को कंट्रोल कर रखा है, बच्चों को तो नहीं पता है। लेकिन आप बच्चे के साथ प्यार से पेश आ रहे हैं, तो अगर आपका बच्चों के प्रति व्यवहार का जो रवैया वो प्रेम पूर्वक है, तो बच्चे उसी को जानेंगे ना, अट्रैक्ट होंगे आपके प्रति। तो इन्होंने कहा कि हम व्यवहार को देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। या हो सकता है कि तुम बड़े प्रसन्न मन से स्कूल गए हो और किसी बच्चे को देखकर गुस्सा आ जाए, तो आपके मन तो बहुत था, खुश था, लेकिन बच्चे के बिहेवियर को देखकर आपको गुस्सा आ गया, लेकिन उसको भी बच्चे तो महसूस नहीं कर पाना है ना। लेकिन जब उनको कूटा आपने पकड़ के, वैसे ये मानसिक और शारीरिक दंड देना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, तो मारना तो नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझो। जब आपने मारा तो आपका व्यवहार कैसा है, बच्चे समझ जाएंगे कि मास्टर कैसा है, गंदा है। आप कितने भी अच्छे हो, अपने बच्चों के प्रति गलत व्यवहार दिखाया, बच्चे आपको गलत ही समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम व्यवहार के आधार पर अध्ययन करेंगे, किसका, बच्चे किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। तो इन्होंने व्यवहारवाद दिया, इसी में जेबी वाटसन ने कहा है। और व्यवहारवाद को हम बोलते हैं पर्यावरणवाद भी बोलते हैं इसको, क्योंकि व्यवहार में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण का पड़ता है। तो ये भी एक आप लिख लो कि पर्यावरणवाद किस संप्रदाय को बोलते हैं, तो ये हम बोलते हैं व्यवहारवाद को पर्यावरणवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पर्यावरण का ही, जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारे चारों ओर, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी बात को जेबी वाटसन की अपनी बुक जो 1925 में इन्होंने अपनी बुक प्रकाशित की, उसका नाम था व्यवहारवाद। बुक का भी नाम क्या है, व्यवहारवाद। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, ये कब बुक आई थी, 1925 में। 1925 में इन्होंने व्यवहारवाद जो बुक आई, इसमें इन्होंने एक कथन कहा था, बहुत पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि आप मुझे 2 दर्जन नवजात शिशु दे दो, 2 दर्जन नवजात शिशु दे दो, और मैं उनको जैसा चाहूँगा, इंजीनियर भी बना सकता हूँ, डाकू भी बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ, ठीक है ना, डकैत भी बना सकता हूँ, जो भी चाहूँ, खूनी, कातिल, अच्छा से अच्छा और खराब से खराब पर्सन बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें सब क्यों, क्योंकि वो जिस पर्यावरण में रहते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, तो हम एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा वो रहे। जैसे हमारे पास अगर कोई बंदा अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं जो IQ लेवल होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये बातें, वैसे IQ लेवल का एनवायरनमेंट से ज़्यादा कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। ये जो पॉइंट कह गया हूँ, तो इसमें ध्यान रखना कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 10 साल में कुछ थोड़ा पॉइंट्स में थोड़ा अंतर आता है IQ का। लेकिन हम जो हमारे एनवायरनमेंट होता है, अगर स्वच्छ वातावरण है तो वहाँ देखना कि बच्चे स्वच्छ मिलेंगे, और कोई एक ऐसी मलिन बस्ती है तो वहाँ के बच्चे मिलेंगे कि वो वातावरण ही, वहाँ का पर्यावरण ही ऐसा है, तो वो भी गंदे मिलेंगे। तो इन्होंने के व्यवहारवाद में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो पर्यावरण का पड़ता है, तो इसलिए इसको पर्यावरणवाद भी बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चन यही बनेंगे, किसने संस्थापक, क्वेश्चन ज़्यादा यही पूछा जाता है, किसने स्थापना की, जेबी वाटसन ने। समर्थक कौन से, स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक, और जो भी मनोवैज्ञानिक आए बाद में, ठीक है ना, गुथरी वगैरह भी इसी के समर्थक थे। 1913 में इन्होंने इसकी स्थापना की। 1925 में इन्होंने अपनी बिहेवियरिज्म, ये पुस्तक थी इनकी, लिख लेना इंपॉर्टेंट है कि किसकी है, इसकी इन्होंने स्थापना की। और इसी में इन्होंने कहा कि मुझे 2 दर्जन बच्चे दे दो, इन्हें मैं डॉक्टर, वकील, जो भी चाहूँ बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो आज हमने अध्ययन किया है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के 4 स्कूल्स का। अब जो बचे हुए हैं, जैसे कि ह्यूमनिज्म, जो आजकल सबसे ज़्यादा है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना, रचनावाद, क्योंकि एनसीएफ जो है हमारा रचनावाद पे आधारित है। जीन पियाजे आएंगे, वाइगोत्स्की वगैरह आएंगे इनकी, और उसमें जो हमारा मानवतावाद है उसमें कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो आएंगे। इनके बारे में अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया, अगर कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि जो भी संप्रदाय समझ में नहीं आया, जो भी स्कूल समझ में नहीं आया, तो मैं इसको अगली क्लास में
ले लूँगा, समझा दूँगा अच्छे से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी ये आपके अपने इस परिवार को बढ़ाइए, अपने दोस्तों परिवार में जो फैमिली में जो भी है और जो भी आपके पास ग्रुप है उन ग्रुप में इस वीडियो को फैलाइए। और अपने जो परिवार भी बहुत छोटा सा परिवार है, इस परिवार को बड़ा करिए और बस बने रहिए हमारे साथ। और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है हम आपको देते रहें, कि इसके बाद आपको कहीं भी अगर इससे भी आप नोट्स बनाते हैं तो जो भी पढ़ाया जाएगा, जो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, आप उसका कोई भी प्रैक्टिस से लगा कर दे या प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसी के अंदर से मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।